like a Hellcat. हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। आजकल एसएससी ने तो ये चीज़ हटा दिया है, उसकी जगह आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम डाल दिया गया है। बट बैंकिंग सेक्टर में अभी भी अगर अपन पीओ का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू वाला प्रोसेस रहता है। तो हमने यहाँ पे बात करनी है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के अंदर जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से मैं यहाँ पे जो भी मैंने फेस किया है, जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाहूँगा, आईबीपीएस पीओ, क्योंकि अभी जब रिसेंट में हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें याद हैं और मैं एसबीआई पीओ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात, आईबीपीएस पीओ के जब हम इंटरव्यू कॉल आता है तो पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे अपन मेंस एग्ज़ाम अपना क्वालिफाइड होना चाहिए और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू देने के लिए और क्या रेशियो में मार्क्स रहते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि भाई अपने पास जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और अपन इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बड़ी घबराहट रहती है कि जाने इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेप बिल्कुल फिक्स हैं जो हमेशा हर जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ वही सारे के सारे स्टेप रिपीट किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या है, और मेरे केस में इसने मेरे को बहुत ज़्यादा राहत दी थी। राहत किस सेंस में दिया था मैं आपको बताना चाहता हूँ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप पहले 2 राउंड जब एग्ज़ाम देते हैं, प्री और मेंस, तो उस टाइम आपका जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। थंब इम्प्रेशन से, आईज से फ़ोटो आपकी ली जाती है और वही सब मैच वहाँ पे कराया जाता है। तो मैं जब देने गया तो मेरा भी ये प्रोसेस, पहला स्टेप यही होता है, आपको सीधा उसी रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ 99 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, कुछ हर जितने मेरे से पहले काफ़ी लोग आ चुके थे वहाँ पे, तो उन सब का मैंने परसेंटेज देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या चीज़ चल रही है। मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने 100% लिखा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि कितना जो आपका डाटा है, जो भी डेटा है वो मैच कर रहा है, उसके बारे में ये चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई काउंट करेंगे, वो आपके मार्क्स तो जुड़ नहीं रहे वहाँ से, लेकिन फिर भी 100% सुन के अंदर से जो मतलब एक फील गुड फैक्टर जो आता है ना, वो मुझे वहाँ पे आया कि चलो यार ये चीज़ तो, पहली चीज़ तो सही हुई। ऐसा नहीं है किसी का 99 पॉइंट समथिंग था तो उसको बाहर कर दिया, 98 97 तक सही है। वो तो फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए, जहाँ पे जिनका अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो होता है जनरली। अब तो आजकल तो इतना लगभग फुल प्रूफ हो गया कि चीटिंग वाला केस हट गया, ये सब चीज़ें पहले ज़्यादा होती थी। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ का। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन खत्म होता है तो अगली चीज़ आपके पास क्या आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं आपके पास, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब चीज़ें वहाँ पे वेरीफाई की जाती है। जो भी डिटेल आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी थी उन सबको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आईबीपीएस पीओ में जीडी नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। तो उसके बाद करना पड़ता है आपको बहुत सारा वेट, और ये मैंने इसके ऊपर डबल स्टार किया है। क्यों किया है? क्योंकि जी वेट जो है ना, उस टाइम आप क्या सोच रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये पहले 2 स्टेप हो चुके हैं, अब सिर्फ आपका इंटरव्यू बचा हुआ है। उस टाइम कुछ एक ऑर्डर रहता है जिसके हिसाब से आपको बुलाया जाता है, और उस टाइम जो खाली समय उसमें बहुत से लोग बातचीत कर रहे हुए कुछ कि ये पूछा गया वो पूछा गया। तो मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा है उस दिन बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, तो जो पहले वाले इंसान से पूछा गया है वो कोई चांस ही नहीं कि आपसे दोबारा पूछा जाएगा। उस टाइम सामने इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है वो उस हिसाब से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट फ्रेम करते हैं, क्योंकि उन सबको इतना एक्सपीरियंस होता है बैंकिंग सेक्टर का भी, डे टू डे लाइफ का भी, वो उसी हिसाब से वहाँ पे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो आपको उस समय ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होती। कोई अगर इंसान दिखता है कि हाँ ये पॉजिटिव माइंड वाला इंसान है, अच्छी बातें कर रहा है, जैसे मेरे केस में एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड का, और हम 2 इसलिए मिल गए क्योंकि हम 2 ही ऐसे इंसान थे उस पूरे, जो हमारे लगभग 200 के आसपास लोग थे जिन्होंने सूट नहीं पहना था। सूट इन द सेंस कि कोट जो होता है अपना, मतलब फुल प्रूफ हम सूट बूट होके नहीं गए थे वहाँ पे। सिंपल यही शर्ट थी मेरे पास, नीचे पैंट और बढ़िया जूते, वो सब। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं ना,
वो चीज़ आप पहन के जाइए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं वो लैंग्वेज बोलिए, क्योंकि सामने वाले को आपके नॉलेज से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके लीडरशिप स्किल्स से मतलब है, ना कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट तो हो नहीं रहा है। तो हम दोनों इंसानों की सोच मिली, वो बहुत ही एकदम पॉजिटिव इंसान था वो, मतलब हम बेसिकली बिल्कुल भी इंटरव्यू के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे, जो भी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो आपका ध्यान भटक जाता है कि पूरे टाइम नहीं, तो अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद को वैसे ही अंडर प्रेशर डाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई, सब कुछ सही था। पहले पॉइंट से ही मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ भाई अपना 100% मैचिंग हुआ, यहाँ से भी ठीक ठाक निपट गया। वेट के टाइम भी अपने टाइम में मुझे कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं एकदम पॉजिटिव और होपफुल था, क्योंकि मैं SBI PO का इंटरव्यू दे चुका था। यहाँ के इंटरव्यू से मैंने क्या सीखा, इस पे आएंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें पूछते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है। उससे पहले यहाँ पे भी पहले 2 स्टेप सेम होते हैं, उसके बाद GD। यहाँ मैं सक्सेसफुल नहीं रहा था, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पुराने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ कोई बहुत बुरा परफॉर्म किया था। और यहाँ पे थोड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 तरीके, पर्सनल इंटरव्यू तो है ही, उसके साथ में क्या होता है GD, और दोनों, एक 20 मार्क्स का एक 30 मार्क्स का, और ये किस तरीके से किस रेशियो में वो काउंट होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसका जो GD था, मैं उसका टॉपिक जनरली ये भी रहता है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको GD के बारे में बता दूं, मैंने बहुत सारे GD दिए हैं। तो 2 तरीके का सामने वाला जो भी आपका GD लेने वाला होता है इंसान, वो 2 तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, यानी कि 2 तरीके के टॉपिक आपको दिए जाते हैं। एक तो जो उस टाइम करंट में चल रहा हो, जैसे मेरे केस में क्वेश्चन मेरे को जो मतलब जो दिया गया था, जिस चीज के ऊपर हमको डिस्कशन करना था, वो था रिकैपिटलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से मनी इन्फ्यूज कर देना। और उस टाइम बहुत ये हॉट टॉपिक था, क्योंकि RBI ने उसी टाइम 1,76,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए थे, और उनमें से 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने बैंकों में दोबारा से मनी इन्फ्यूज की थी। NPA एक कॉन्सेप्ट होता है, उतनी डिटेलिंग में नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि GD का जो टॉपिक रहता है वो आपका या तो करंट टॉपिक होता है जो उस टाइम चल रहा होता है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में होता है, या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत फेमस टॉपिक है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अमेरिका, अमेरिका चाइना, जो इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो बहुत ही फेमस टॉपिक है, उनके ऊपर आपको दिया जाता है GD। और GD का रूल क्या होता है जी, बहुत बेसिक से रूल होते हैं। इनिशियल जो सबसे पहले स्टार्ट करता है GD, उसको प्लस पॉइंट मतलब माना जाता है। अगर आप GD ग्रुप डिस्कशन का स्टार्टिंग करते हैं, एंडिंग करते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाती है। और कितना सेंसिबली आप अपनी बातों को रखते हैं, हा हुल्ला नहीं करना होता है, ऐसे चिल्लाना नहीं होता, चिल्लाने से GD बढ़िया नहीं जाता है। आपको अपने पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रखने होते हैं, और जो पॉइंट आप रखते हैं उसका काउंटर कभी खुद मत दे देना है। ऐसा जनरली होता है कि हम GD के स्टार्टिंग में कुछ बोल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, ये बहुत आपके नेगेटिव जा सकता है। आपने जैसे मेरे केस में पूछा गया था कि क्या रिकैपिटलाइजेशन एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, तो मैं स्टार्टिंग से ही उसके अगेंस्ट में बोला कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो एंड तक मैं उसी के बारे में बोला। फिर सामने वाले आपको कुछ भी पॉइंट दें, आपको अपने पॉइंट्स सोचने हैं जो उसके अगेंस्ट में ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि शुरू में अगेंस्ट में बोल रहे हो, थोड़ी देर में बाकी लोगों की सुन के फेवर में बोलने लग गए, तो फिर गलत हो जाएगा। नॉर्मल मैंने 3 या 4 स्टेटमेंट दिए, बढ़िया 20 में से 16 नंबर लगे, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बोली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही लॉजिकल बातें वहाँ पे बोलनी होती है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का GD है तो तुमने टारगेट रख लिया मुझे 4 मिनट तो बोलना ही नहीं, भाई तुम 1 मिनट ही बोलो लेकिन अच्छा बोलो। रूल यही है। पर्सनल इंटरव्यू आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरे केस में मेरा यहाँ पे टोटल हमारे 12 लोग ग्रुप में थे, 11 लोग ग्रुप में थे, मेरा नंबर 9 था, तो मुझे यहाँ पे भी मेरा 9th नंबर था, चेयर नंबर, और यहाँ पे भी 9th ही नंबर था। तो 9th नंबर जब मेरा आया, मेरे से पहले 8 लोग गए थे, सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। किसी से अमेरिकन फेडरल बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से RBI के बारे में, किसी से उस दिन जो अखबार में आई चीज है वो पूछ रहे हैं। मेरे से उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा बैंकिंग। एक लास्ट क्वेश्चन जरूर उन्होंने चेक वगैरह कुछ पूछा था, बाकी सारा जनरल लाइफ के बारे में, क्या करते हो, टीचिंग क्यों छोड़ दी, ये सब चीजें जो बेसिक क्वेश्चन है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले को आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। और उसका परफेक्ट एग्जांपल मैं यहां से मैंने जो चीजें सीखी, यहां से मैंने क्या चीज सीखा कि भाई लैंग्वेज कभी इशू नहीं होता, वो यहां से मुझे पता चला। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली हिंदी बोला, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। कोई अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसको इंग्लिश बोलना चाहिए, कोई हिंदी में तो हिंदी बोलना चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज
किस में कंफर्टेबल हो और कितना अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ को या अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू बिल्कुल भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोला हो, लेकिन जितना बोला बहुत अच्छे से बोला। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने यहाँ से सीखी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे जीडी वाला प्रोसेस नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अंदर जाता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर हल्का सा मुझे घबराहट जरूर हुई थी कि भाई यहाँ तो सब कुछ एकदम टन फन बन के आए हैं भाई साहब की, बढ़िया कोट पैंट एकदम टाई वाई लगा के पहुंचे, और अपन तो आगे ऐसे ही बस इसी टी शर्ट के अंदर मैं गया। सिंपल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन उन्होंने मेरे से किया। अब मेरा जनरली ट्राई ये रहता है कि मैं किसी भी तरीके से घुमा फिरा के स्पोर्ट्स के ऊपर ले आऊँ, क्योंकि मेरी जो स्पोर्ट्स की नॉलेज है वो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा, मतलब मैथ्स रीजनिंग ये सब तो साइड में करो, लेकिन मेरे स्पोर्ट्स नॉलेज मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पार्ट है। मैंने कोशिश किया, वो नहीं मेरे झांसे में आए। मतलब आपको करना होता है कि भाई इंटरव्यूअर को कोशिश आप ये करो कि जितना उसके अपने हिसाब से चलाओ। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछना स्टार्ट किया कि भाई जो आप करते थे, क्योंकि वो आप मेंशन करते हो जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो कि अभी तक क्या क्या किया, कॉलेज के बाद क्या किया। तो मैंने बोला कि हाँ मैं जॉब करता था। तो फिर उन्होंने पहला ही सवाल मेरे से पूछा, कभी टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। तो जैसे टैक्स की बात आई तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। आपको थोड़ा सा पहले एंटिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 3 फरवरी को था और 1 फरवरी को बजट आया था, और बजट के अंदर इस बार बात की गई थी कुछ नई, अपने पास इनकम टैक्स की स्लैब्स की बात की गई थी। 2 स्कीम निकाली, एक पुरानी जो एग्जिस्टिंग थी और एक नई स्कीम प्रपोज की गई थी। तो उसके बारे में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, और वो डिस्कशन मेरा अपने पिताजी के साथ 2 ही दिन पहले हुआ था। तो मुझे वहाँ पे मैंने वो एकदम प्रैक्टिकली उनको समझा दिया कि दोनों स्कीम में क्या डिफरेंस है, कब ऐसा होगा, कौन सी स्कीम फायदेमंद होगी, कौन सी नुकसानदायक होगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक तो किताबी ज्ञान वहाँ पे देते हैं, और एक अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उनको समझाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल ये होता है जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे इम्पार्ट अगर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो एनईएफटी और आरटीजीएस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था करंट में। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने भाई को देता हूँ, जो मेरा छोटा भाई है वो भी बैंक पीओ है। तो उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुमको पढ़ के जाना चाहिए, एनईएफटी और आरटीजीएस। और ये उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे से पूछा। तो उन्होंने जब पूछा उससे पहले ही मैंने 2 चीज़ फालतू बता दी कि पिछले साल ये कितनी बार चेंज हुआ है, क्या क्या टाइमिंग में चेंज आया है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि वो आप समझ जाते हैं सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन से कि हाँ वो बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है। तो जब अगर वो इंटरेस्टेड दिखता है तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन में आंसर दे के रुक गए। डिपेंड करता है कि क्या वो आपकी बातों को सही तरीके से समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। और मेरे समझाने के तरीके में जो हेल्प किया वो मेरे टीचिंग ने किया, क्योंकि मैंने बहुत दिन पढ़ाया है। तो मतलब थोड़ा समझ में आ जाता है कि सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको लग जाएगा कि भाई उसको आपकी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जो आप कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या है, सिंपल सा उन्होंने डिफरेंस इन क्रेडिट डेबिट कार्ड पूछा। इसका भी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैंने वहाँ पे उनको समझाया। और लास्ट चीज़ उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई चेक क्या होता है, और ये मेरे को फायदा कहाँ से मिला। एसबीआई पीओ में भी लास्ट क्वेश्चन मेरे से यही पूछा गया था, तो मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ के गया था, उनको बताया। फिर उन्होंने इसी में थोड़ा सा आगे कि चेक रिजेक्ट होने के या बाउंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और क्या ये सब चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं। तो ये सब चीज़ तो बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ वहाँ पे हुई। जैसे ही मैं कुर्सी से उठने लगा तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई हमें आपसे बातचीत करने में बड़ा मजा आया, आपको कैसा लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें ना इंसान जनरली किताबों से नहीं सीख सकता है। एक सेंस ऑफ ह्यूमर, वीटी नेचर जिसको बोलते हैं, और दूसरा लीडरशिप स्किल। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू चल रहा था आपको बहुत सीरियस रहना है। मेरा जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने कहा सर मज़ा तो मुझे बहुत आया, इतना बढ़िया इंटरेक्शन करके मज़ा तो बहुत आया, थोड़ा मज़ा और आ जाएगा अगर 1 अप्रैल को सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि मज़ा तो मुझे एसबीआई में भी आया था, लेकिन वो जब रिजल्ट आया तो फिर सारा मज़ा किरकिरा हो गया। तो आप थोड़ा बहुत इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और पॉजिटिव वहाँ पे दिखाओ कि सर, मतलब डेस्परेशन भी दिखाना जरूरी होता है कि आपको जॉब की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी काउंट होती हैं, आपके सारे स्किल्स वहाँ पे काउंट होती हैं। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लास्ट में ये भी पूछा कि भाई आपकी पर्सनैलिटी, हाइट है जो वो एनडीए वाले फील्ड से मिलती है। तो इसका भी मैंने कुछ आंसर उनको जो भी मेरी तरफ से बेस्ट बनता है वो मैंने दिया। तो
मेन बात क्या है इन सारी चीज़ों में, यहाँ पे मेरे 72 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और यहाँ पे मेरे को मिले 34 आउट ऑफ 50। तो अगर देखा जाए 100 में कन्वर्ट करो तो 68 मार्क्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया। लेकिन यहाँ का जो पैनल होता है SBI PO के अंदर जो पैनल होता है वो पूरा का पूरा SBI से ही होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये होता है कि भाई किस तरीके का पैनल मिलेगा, कैसे लोग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह ये पाया कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं। यहाँ पे तो रिटायर्ड लोग थे, GM AGM बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट वाले लोग थे, बहुत ही कंफर्टेबल पहले आपको करते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको एकदम नॉर्मल कर देंगे। चीज़ें थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, पहले 10-15 मिनट वो इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब चीजें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। उसके बाद आपका GD स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मुझे जो लोग थे वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं और बाकी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत डिटेल में वो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के लोग बैठे होते हैं। वो आपके हर गेस्चर को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हाथ की मूवमेंट है, किस तरीके से सोचने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई रियल में कुछ सोच रहा है, हर तरीके की चीजें वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती हैं। तो फाइनली अगर अपन कंक्लूड करें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे, और ना करने में बिल्कुल भी वहाँ कोई बुराई नहीं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से बनाने लग गए जी कि ऐसा होता है वैसा होता है। स्ट्रेट अवे आप बोल दो कि सॉरी सर आई डोंट नो। अगर ऐसा भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। ये अगर उनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट में जाता है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, एकदम कामनेस के साथ आपको आंसर देना होता है, बिल्कुल भी एग्रेसिव। GD की भी बात अगर मैं करूं तो वहां पे बिल्कुल भी एग्रेसिव, ग्रुप डिस्कशन में भी आपको अपने पॉइंट बहुत ही नॉर्मल तरीके से, अगर आप आराम से बातचीत करेंगे और आपका पूरा ग्रुप बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मेरे केस में मैं बहुत लकी था कि मुझे बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला था। आपको भी अगर अच्छा कहीं कभी अगर GD देते तो उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि सामने वाले भी आपकी तरह सोचने वाले होने चाहिए लोग। अगर वो एग्रेसिव होंगे तो फिर पूरे ग्रुप के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना है। आप अपने पॉइंट्स लिख के रखिए, आराम से उनको डिटेल में वहाँ पे समझाइए, चाहे वो 1 ही मिनट बोल रहे हैं। अगर आपको अपने पॉइंट आपने कन्विंसिंगली वहाँ पे रख दिए तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। और इंटरव्यू के अंदर भाई पहले क्वेश्चन को समझो, क्या पूछना चाह रहा है, रीजन पूछना चाह रहा है तो सिर्फ रीजन दीजिए, उसके अलावा बाकी सारी राम कथा नहीं है। ऐसा नहीं कोई अक्षर सुना और बस शुरू हो गए। थोड़ा बोलिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव रहिए थ्रू आउट, नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना होता क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमेशा अपने दिमाग के अंदर आप रखिए। कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी जान लेने के लिए या फिर आपको फंसाने के लिए सामने वाला बैठा है। वो सिर्फ आपकी हल्की सी टेस्टिंग करता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 15 मिनट में आप किसी को जज तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जितना जजमेंट ले सकते हैं, तो आपको भी उस 15 मिनट में अपना बेस्ट देना है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि होप लूज कर दे कि 2 सवाल मैं नहीं बता पाया। भाई वहीं पे बने रहिए आप। ऐसे सवाल भी आएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और हो सकता है कि पूरे इंटरव्यू में आप एक ही क्वेश्चन बता पाएं और शायद उसी से वो इंप्रेस हो जाएं। तो आपको जब तक वो 15 मिनट अंदर हो, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी होती है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए। और ये टोटल मिला के मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नॉलेज आपकी चेक की नहीं जाती है बहुत ज़्यादा। आपसे बेसिक्स ऑफ द, मतलब ये तो सबके सब बैंकिंग के बोले हैं या इकोनॉमिक्स के बोले हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इन डेप्थ चीज़ मेरे से पूछ ली है। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जो उस टाइम न्यूज़ में है वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और ये हर इंटरव्यू का फंड है। करंट अफेयर्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप कोई भी इंटरव्यू देंगे तो होपफुली आपको सक्सेस मिलेगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर द क्लास, थैंक्स फॉर watching my videos and supporting me. Thanks a lot. Like a Hellcat.